डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 वेक्टर कैलकुलस कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस किए थे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है एक आपके पास। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो सरफेसेस हैं, तो उन सरफेसेस के बीच में बच्चों एंगल क्या होगा। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेसेस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाएंगे। मान लिया जाए कि एक सरफेस आपके पास ये है और एक सरफेस क्या है बच्चों आपके पास ये है। क्लियर है? तो ये दो सरफेसेस आपके इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, तो इनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो क्या बनाया इसने। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के बीच का एंगल क्या है? तो ये कहता है कि दो सरफेसेस के बीच का एंगल वही होगा, दो सरफेसेस के बीच का एंगल वो होगा जो उनके नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, जो उनके नॉर्मल के बीच में क्या बनेगा बच्चों? एंगल बनेगा। मान लिया जाए कि इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल है। ओके, ठीक है, एक सरफेस ये आपके पास, एक सरफेस ये। ठीक है, अब हम क्या करें कि इन सरफेस के जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर जो एंगल है वो एंगल सेम होगा जो इनके नॉर्मल के बीच में एंगल होगा। मान लिया जाए कि ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर मान लिया जाए कि ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो जो एंगल इनके नॉर्मल के बीच में होगा वही एंगल उनके सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है। तो इसमें आपके पास क्या है देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। ओके, इसमें कहा गया है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेसेस एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लिया कि ये एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। इस पॉइंट पर इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ये हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट पर इस सरफेस के ऊपर क्या हो गया बच्चों? ये नॉर्मल होगा। तो इन नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही आपका क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस आ जाएगा। समझ में आया ना? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ टू सरफेसेस, अगर एक सरफेसेस आपके पास φ1 है और एक सरफेसेस क्या है φ2, मतलब अगर ये वाला जो सरफेस है, अगर इसका नाम आप क्या रख दें φ1, एक ये वाला सरफेस है और इस सरफेस का नाम आप क्या रख दें बच्चों? φ2। इफ़ टू सरफेसेस φ1 एंड φ2 इंटरसेक्ट एट एन एंगल थीटा। मान लिया कि ये दो सरफेसेस हैं और ये दोनों आपस में किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट एट एन एंगल थीटा एंगल पर अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो देन थीटा इज द एंगल बिटवीन द डेल φ1, ग्रेडियंट ऑफ φ1। ग्रेडियंट ऑफ φ1 क्या होता है बच्चों? नॉर्मल टू दैट सरफेस। ये क्या हो जाएगा आपके पास? डेल φ1। ये किस क्या हो जाएगा आपके पास? डेल φ1। ओके, और इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? डेल φ2। बात समझ में आएगी ना? ये वाला सरफेस है, ये आपके पास डेल φ1 और इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? डेल φ2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है बच्चों? डेल φ1। इफ़ द टू सरफेसेस φ1 एंड φ2 intersect at an angle theta, then theta is the angle between del φ1 and del φ2 at the point of intersection, as del φ1 and del φ2 are the normal to that surface. ओके, और ये एंगल आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू कोस थीटा विच इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल φ1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल φ1 डेल φ2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल φ1 और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल φ2। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक जो सरफेस है φ1, अगर उसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसको अगर हम n1 से रिप्रेजेंट कर दें और जो φ2 सरफेस है अगर हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर दें? n2 से। ये आपके पास क्या है बच्चों? नॉर्मल वेक्टर है।
और कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, n1 की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n2 के साथ, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर प्लस में, सॉरी प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा, डॉट में मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। समझ गए ना, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, ये एक नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों वो इसी टॉपिक पर है। सिंपल सा टॉपिक है कि दो सरफेसेस, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस है, तो उनके बीच दो सरफेसेस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर आपको एंगल निकालना है तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों सरफेसेस के नॉर्मल निकाल दो, नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो बाय यूजिंग दैट फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हेयर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है 2, -1 और 2, इस पॉइंट पर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बिटवीन द टू सरफेसेस। एक सरफेस दे रखा है x² + y² + z² = 9 और एक सरफेस दे रखा है z = x² + y² - 3। समझ में आया? दो सरफेसेस दे रखे हैं और एक पॉइंट दे रखा है, तो वो दो सरफेसेस इस पॉइंट पर क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, तो ये जो दो सरफेसेस दे रखे हैं, एक का नाम आप F1 रख लेते हैं और एक का नाम क्या रख लेते हैं बच्चों, F2 रख लेते हैं। तो F1 आपके पास आ जाएगा x² + y² + z² - 9 = 0, और जो F2 है वो आपके पास आ जाएगा बच्चों x² + y² माइनस में z माइनस में 3 = 0। क्लियर है? ओके, ये दो सरफेसेस हैं, आप इन दोनों सरफेसेस का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ F1 इसके बारे में आपको पता है, i कैप के साथ F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, j कैप के साथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, k कैप के साथ डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू z। ये आपके पास F1 है। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव जब इसका विद रिस्पेक्ट टू 2y करेंगे, सॉरी y करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2z आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक ग्रेडियंट निकाल लिया। अब आप इस ग्रेडियंट की जो वैल्यू है, मतलब नॉर्मल टू दैट सरफेस है, उसकी वैल्यू आप किस पॉइंट पर निकाल लेते हैं बच्चों, 2, -1 और 2। तो ग्रेडियंट ऑफ F1 एट पॉइंट 2, -1, 2 मीन्स x को 2 से, y को -1 से और z को 2 से रिप्लेस करने पर आपके पास वैल्यू आ जाती है ग्रेडियंट ऑफ F1। समझ गए? सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ F2 निकाल लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ F2 आ जाएगा आपके पास i कैप के साथ F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, j कैप के साथ F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और k कैप के साथ F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, और ये आपके पास F2 है। जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x आएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y आ जाएगा और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया और अब आपने ग्रेडियंट ऑफ F2 डेल F2 की वैल्यू 2, -1, 2 पॉइंट पर निकाल ली और ये आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, डेल φ2। यहाँ तक समझ में आ गया? डेल F1 आपने ग्रेडियंट ऑफ F1 निकाल लिया एट पॉइंट 2, -1, 2, ग्रेडियंट ऑफ F2 निकाल दिया एट पॉइंट 2, -1 एंड 2, और हमें पता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, डेल F1 डॉट डेल F2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल F1 बाय डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ F2 मल्टीप्लाई में। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब आपने क्या किया, डेल F1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर डेल F2 की वैल्यू पुट कर दी। F1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो i कैप के साथ क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। j कैप के साथ है -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। k कैप के साथ क्या है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 निकालते हैं। F2 क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। j कैप के साथ -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा।
के कैप के साथ है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ ये वाली बात समझ में आ गई ना। ओके, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल F1 है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल F2 है, और इन दोनों की क्या करनी है आपको बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करनी है, I की I के साथ, J की J के साथ, K की K के साथ। तो ये आ जाएगा 16 + 4 माइनस में 4, तो टोटल वैल्यू आ जाती है आपके पास बच्चों 16/6 √21, 2 से कट किया तो 8/3 √21। तो देयरफॉर फ्रॉम दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8/3 √21। इट इज़ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन at point 2 - 1 2 between the surfaces x² + y² + z² is equal to 9 and z is equal to x² + y² माइनस में 3। समझ में आया बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं जब आपसे पूछा जाए फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमें क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है जिसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। वो किसके इक्वल दे रखा है, फाई इज इक्वल टू x² - y² प्लस 2z²। किस पॉइंट पर निकालना है, एक एट द पॉइंट 1, 2, 3 इन ए डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट 5, 0, 4। समझ में आया बच्चों? आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और एक फंक्शन दे दिया फाई, एक पॉइंट भी दे दिया आपको जिस पॉइंट पर आपको निकालना है 1, 2, 3। और जब भी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं, एक तो आपके पास सरफेस मिलना चाहिए, एक आपको किस डायरेक्शन में निकालना हो ये पता होना चाहिए। इसने कहा कि एक पॉइंट तो दे रखा है, मान लिया कि ये एक पॉइंट लिया आपने और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या दे रखे हैं, 1, 2 और 3। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या निकालना है, इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द। मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 5, 0, 4 है। ठीक है, इस डायरेक्शन में निकालना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है बच्चों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अगर मैं इस गिवन पॉइंट 1, 2, 3 है, इसको मैं क्या मान लूँ P, और जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है 5 है, जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया Q। अब आपको क्या पूछ रखा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लिए फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट Q पॉइंट की ओर। तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके लोग निकालना है बच्चों, PQ वेक्टर के लोग निकालना है। और PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i आ जाएगा। समझ गए ना, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस में 2j आ जाएगा। इसी टाइप से 4 में से 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, k कैप। ओके, और इस Q वेक्टर को हम क्या मान लेंगे बच्चों, A वेक्टर मान लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का, लेकिन उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में निकालना है। और बट इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करना है, सिर्फ वो डायरेक्शन भी डिस्कस करनी है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट A वेक्टर दे रखा था, इसमें हमें पहले A वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। ओके, लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू 1, 2, 3। जो एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसको हमने मान लिया P बच्चों, और जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है एंड Q मान लिया 5, 0, 4। लेट कर लेते हैं P एंड Q बी द 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, हाँ ठीक है। अब हमें क्या है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किसका निकालना है बच्चों, फाई का निकालना है। और किस डायरेक्शन में निकालना है, इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट Q, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ PQ की डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है बच्चों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो PQ वेक्टर अभी आपको समझाया है कि PQ वेक्टर क्या आपके बन जाएगा, आपके पास 5 - 1 i कैप, 0 माइनस में 2, 0 माइनस में 2j कैप, और 4 माइनस में 3 k कैप। समझ गए ना? तो PQ वेक्टर आपके पास आ जाता है 4i माइनस में 2j प्लस k कैप, और उस वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, A वेक्टर। अब आपको बच्चों A वेक्टर मिल गया है,
सरफेस आपको फाई दे रखा है। अब आप इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। ए वेक्टर का यूज़ करके आप ए कैप निकाल लो। ए कैप का मतलब है ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आई के साथ क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। जे के साथ क्या -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और के के साथ क्या है 1, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास √21 आ जाता है, और ये आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, ए कैप आ जाता है। ठीक है, ए कैप आपने निकाल लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस फाई का यूज़ करके ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको पता है, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई कैप के साथ, जे कैप के साथ करली फाई बाई करली वाई, और के कैप के साथ करली फाई बाई करली जेड निकलेगा। ओके, ये आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू किस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, एट पॉइंट पी 1, 2, 3। ये आपके पास बच्चों ग्रेडियंट ऑफ फाई भी निकल गया। ओके, अब आपको ए कैप के बारे में भी पता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई के बारे में भी पता है, और आपको पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट में ए कैप। ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू पुट कर दी आपने, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू पुट कर दी, ये आपने ए कैप की वैल्यू पुट कर दी। इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, और के कैप की के कैप के साथ। ये वैल्यू आ जाती है। इसको सोल्व किया, √28 बाय √21 आ जाता है बच्चों। नीचे से रूट हटाने के लिए √21 से मल्टीप्लाई कर दी, √21 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ऊपर क्या बच गया, ऊपर एक तो 28 बचा हुआ है, और एक ऊपर क्या बच गया बच्चों, √21। नीचे आप √21 की √21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। 7 से इसको कट करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, और ये आ जाएगा 4/3 √21। इट इज़ द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, it is the required directional derivative of phi at the point 1, 2, 3 in the direction of 5, 0, 4। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी। आपसे पूछा गया है कि कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालिए। फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी सो दैट, ताकि द सरफेस, एक सरफेस दे रखा है ax² - byz इक्वल टू a+2x विल बी ऑर्थोगोनल। ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या हो जाए बच्चों, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है टू द सरफेस 4x² y + z³ इक्वल टू 4, और किस पॉइंट की पर 1, -1, 2। ओके बच्चों, आपको दो सरफेस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो सरफेस दे रखे हैं। एक सरफेस तो आपके पास है ax² - byz इक्वल टू a+2 इंटू में x, और एक दूसरा सरफेस है 4x² y + z³ इज इक्वल टू 4। ओके, दो सरफेसेस आपके पास दे रखे हैं, और इन दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल हैं। मतलब सरफेसेस अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसेस इज 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल है तो 90 डिग्री, इसका मतलब उनके नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री। नॉर्मल्स के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। कोस थीटा, जहाँ आप कोस थीटा रखते थे वहाँ थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। ठीक है, और किस पॉइंट पर है, 1, -1, 2। मतलब ये जो दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है और एक ये सरफेस है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास है 1, -1 और क्या है बच्चों, 2 है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो सरफेसेस का, और ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर क्या हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल हैं तो मतलब इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है और इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बच्चों क्या है आपके पास, 90 डिग्री है। ओके, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब आपने क्या देखा कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
वो इस सरफेस की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये इस सरफेस की इक्वेशन को भी क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ द सरफेसेस, जो सरफेस की इक्वेशंस हैं, एक का नाम आपने F1 रख दिया और एक का नाम क्या रख दिया बच्चों, आपने F2 रख दिया। तो इसमें जो a+2 इंटू में x था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और राइट हैंड साइड में आपके पास 0 बच जाएगा। इसमें आपने क्या किया, 4 को लेफ्ट में ले आए तो माइनस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। अभी तक क्या किया है, ये जो दो सरफेसेस दे रखे थे इनके नाम रख दिए, एक का नाम F1 रख दिया और एक का नाम F2 रख दिया। आपसे क्या कहा स्टेटमेंट में क्या है कि सिंस द गिवन पॉइंट 1 - 1 2 इज लाई ऑन द गिवन सरफेस से F1 एंड F2। क्लियर है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों सरफेस पर क्या करेगा, लाई करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों सरफेसेस पर लाई करेगा। अगर ये दोनों सरफेसेस पे लाई करता है तो दोनों सरफेसेस की इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये जो पॉइंट है वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। ओके, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, समझ गए। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, y को रिप्लेस कर देते हैं -1 से और z को रिप्लेस कर देते हैं 2 से। यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया x को 1 से, y को -1 से, z को 2 से। जब इसको रिप्लेस करते हैं तो आपके पास, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो b की वैल्यू क्या आ जाती है 1। ओके, आपका टारगेट क्या था, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना, और b की वैल्यू तो आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। अब आपका टारगेट रहता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। ओके, अब a की वैल्यू हम इस ऑर्थोगोनल के कंसेप्ट का यूज़ करके यूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो दो सरफेसेस आपको दे रखे वो ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल हैं तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। ये कंसेप्ट यूज़ करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस F1 का ग्रेडियंट ऑफ F1 डेल F1 निकाल लेते हैं। वो आपको पता है, आई कैप के साथ F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जे कैप के साथ F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और के कैप के साथ F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये आपने डेरिवेटिव ले लिए और ग्रेडियंट ऑफ F1 एट पॉइंट 1 - 1 और 2 पर आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये वैल्यू आपके पास क्या जाती है बच्चों, डेल F1। ओके, आपने क्या किया, इस डेल F1 का यूज़ करके ग्रेडियंट ऑफ F1 एट द पॉइंट 1 - 1 और 2 पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप क्या करेंगे, इस F2 का यूज़ करेंगे, F2 का यूज़ करके ग्रेडियंट ऑफ F2 निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ F2 का मतलब F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आई कैप के साथ, F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जे कैप के साथ, F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z के कैप के साथ, और ये आपके पास F2 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y और z करके यहाँ पर पुट कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, अब F2 की जो डेरिवेटिव आपने निकाला है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लेते हैं, एट द पॉइंट 1 - 1 और 2 पर। ओके, ग्रेडियंट ऑफ F2 एट पॉइंट 1 - 1 और 2। ओके, आपने डेल F1 भी निकाल लिया और डेल F2 भी निकाल लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिंस द गिवन सरफेसेस क्या दे रखे हैं आपको, ऑर्थोगोनल दे रखे हैं। अगर सरफेसेस आपके पास क्या बच्चों, ऑर्थोगोनल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर सरफेसेस हमारे पास क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। मतलब कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू डेल F1 डॉट डेल F2 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल F1 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल F2। बट कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल F1, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल F1 डॉट डेल F2 इज इक्वल टू 0। तो उन दोनों वेक्टर डेल F1 की और डेल F2 की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0। ये आपके पास डेल F2 है, पीछे आपने निकाला था डेल F1, ये आपके पास डेल F1 है, ये आपका हमारा डेल F2 है। और इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट की, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 5/2 और बी की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, वो वैल्यू क्या थी आपके पास, b इज इक्वल टू 1। समझ में आया बच्चों। ओके,
नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 हेयर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इन वट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 132 इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, एंड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है फाई x, y, z, किसके इक्वल दे रखा है 2xz माइनस वाई स्क्वेयर। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और किस पॉइंट पर निकालना है 132। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है बच्चों डायरेक्शन एट पॉइंट 132, बट डायरेक्शन नहीं दे रखी, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आर्टिकल में आपको समझाया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होता है, आपको पता है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। समझ गए ना, हमेशा किसकी तरफ होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू, अलोंग द नॉर्मल के अलोंग, जिस उस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होता है उस नॉर्मल की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फाई लिया आपने, इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब आपने इस ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू एट द पॉइंट 132 निकाल ली, ठीक है। अब जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था उसके बारे में इसमें लिखा गया है, बताया आपको कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज़ मैक्सिमम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई की डायरेक्शन में होगा। तो क्लियर है, ओके। एंड इस एक तो यही पूछा गया था इन वट डायरेक्शन, आपसे यही पूछा था ना किस डायरेक्शन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आपको पता लग गया कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी डायरेक्शन में होगी बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई में। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ये इस डायरेक्शन में, ये आपके पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई है, इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसका आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, जे के साथ -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे 36, के कैप के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसको ऐड किया 56 को लिख सकते हैं 14 इंटू 4, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 14 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये आपके पास क्या देगा बच्चों, इट गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे 2 बातें पूछी गई थी भी, किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। क्लियर है, किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। आर्टिकल में बताया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम हमेशा उस के ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ फाई की डायरेक्शन में वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय स्टूडेंट्स।